आज न्यूज इंडिया दिल्ली सरकार के 100 दिन के कामकाज के ब्यौरे के साथ यह भी सवाल का जवाब देगा कि आखिर 100 दिन के अंदर जिस वादे को करके बीजेपी दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई, क्या उस वादे को लेकर कोई पहल हुई है? यमुना, जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, यमुना जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन अफसोस दिल्ली की यह लाइफलाइन बीते करीब 2 दशकों से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। कारण है यमुना नदी के पानी में घुला बेहिसाब प्रदूषण। वैसे तो यमुना नदी का महज 2% हिस्सा ही देश की राजधानी से होकर गुजरता है, लेकिन अपने लंबे सफर के इस छोटे से हिस्से में ही यमुना प्रदूषण की जद में आकर अपना दम तोड़ने लगती है। सरकारें बदली तो योजनाएं भी बदली, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन बदहाल यमुना की दागदार तस्वीर कभी नहीं बदली। साल 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर काबिज रही। काफी हद तक तो केंद्र और राज्य दोनों में रही। बावजूद इसके यमुना की दागदार तस्वीर को लेकर बातचीत तो बहुत कांग्रेस की तरफ से कही गई। 1500 करोड़ का बजट भी खर्चे में दिखा दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं। उसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है और यमुना को साफ करने की बात करती है, लेकिन 10 सालों के बाद भी वही ढाक के 3 पात। यमुना के मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी सरकार ने यमुना की सफाई के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन पिछली तमाम सरकारों के दावे हवा हवाई ही साबित रहे। नतीजतन हर बीतते साल के साथ यमुना और ज्यादा प्रदूषित होती रही। यमुना प्रदूषण के मुद्दे ने केजरीवाल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई। 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उसी शाम वो अपने मंत्रिमंडल के साथ यमुना घाट पर पहुंची। किस लिए? यमुना की आरती के लिए। रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों ने यमुना की घाट पर आरती की और यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 3 महीनों से ज्यादा के इस समय में यमुना की सफाई पर तेजी से काम हुआ है, लेकिन यह सवाल है कि क्या दिल्ली में यमुना नदी वाकई साफ हो चुकी है? क्या अपने वादे को लेकर दिल्ली सरकार दमदार साबित हुई है? क्या ये वादे अभी तक पिछली सरकारों की तरह जमीनी हकीकत से दूर सिर्फ वादे ही हैं? इन दावों का सच जानना जरूरी है। इसीलिए न्यूज इंडिया ने यमुना की सफाई की जमीनी पड़ताल की। न्यूज इंडिया की संवाददाता कनिका कटियार यमुना की सफाई का सच टटोलने के लिए, सच जानने के लिए आईटीओ के यमुना घाट पर पहुंची, जहां पानी में बहता हुआ कचरा और गंदगी साफ नजर आ रहा था। पानी काला, गंदा और बदबूदार, लेकिन अपने रियलिटी चेक में हम साइंटिफिक तरीके से मशीनों और उपकरणों के जरिए पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाले थे। हमारे साथ लेबोरेटरी के एक्सपर्ट समीर भट्ट उस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने अपने तमाम उपकरणों से यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता परखी। यमुना नदी का जल कितना शुद्ध है या जहरीला है, यह जानने के लिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को जरूर देखिए। दिल्ली की यमुना और यमुना की सफाई
लगातार आपको सुर्खियों में देखने को मिलती होगी कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो यमुना को लेकर अपनी राजनीति तो करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए 100 दिन से अधिक हो चुके हैं और सबसे बड़ा वादा यमुना की सफाई का किया गया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि यमुना की सफाई और यमुना को साफ करने के ऊपर जो है तमाम तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिली होंगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो यमुना के साथ है और ये ITO स्थित यमुना घाट है, क्योंकि लगातार न्यूज इंडिया जो है वो ग्राउंड जीरो पहुंचा है और हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ग्राउंड जीरो पे समझ आए कि आखिरकार जो यमुना की सफाई का दावा या जो प्लान तैयार किया गया है उसमें क्या कुछ है, क्योंकि यमुना की सफाई दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या है और दिल्ली में जब तक यमुना की सफाई नहीं होगी तब तक प्रदूषण हो या यमुना का पानी हो, इन तमाम पहलुओं पे कहीं ना कहीं काम नहीं हो पाएगा। न्यूज इंडिया ने खास तौर पे ये प्लान किया कि हम ग्राउंड जीरो पे जाएं और जाने आखिरकार कि यमुना की क्या कुछ परिस्थितियां हैं, यमुना में बहता हुआ पानी क्या वाकई ही शुद्ध हुआ है या अभी भी उसका हाल वही है। और इसीलिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी ITO स्थित जो यमुना का घाट है, मेरी मौजूदगी वहां पे है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही होंगी कि यमुना की सफाई का जो मिशन है वो किस ओर आगे बढ़ रहा है और हम ये स्टोरी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम दिल्ली की जनता को और देश की जनता को ये दिखा पाए कि ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ परिस्थितियां हैं। यमुना को लेकर लगातार दिल्ली में अक्सर सियासत देखने को मिलती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, BJP हो या कांग्रेस हो। तमाम राजनीतिक दल जो हैं सफाई से लेके तमाम बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रही हैं। ये कूड़े का ढेर, ये बहता हुआ काला पानी और दूर दूर तक आप नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ कूड़े का बहता हुआ वो ढेर नजर आएगा और वही दिखाई देगा और ये बता रहा है कि किस तरह से जो है सफाई अभियान जो है वो यमुना को लेकर चल रहा है। लेकिन आज ये स्टोरी करने का मकसद हमारा ये भी है ताकि हम जनता को और दर्शकों को ये दिखा सके कि ग्राउंड जीरो पे परिस्थितियां क्या है। और आज हम यहाँ पर बल्कि एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे रहेंगे और आपको बाकायदा दिखाएंगे कि कैसे पानी की क्वालिटी से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरह से खराब है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या वाकई ही जो बड़े बड़े दावे सफाई का वो हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और जानने के लिए कि आखिरकार यमुना की सफाई का जो अभियान एक बड़े पैमाने पर तय किया गया है उसमें कितना चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बहता हुआ काला पानी है और इस पानी का जो कलर है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, लेकिन ये बहते हुए पानी के साथ तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाली तस्वीरें हैं जो सरकार, जनता और तमाम लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और जानने के लिए कि आखिरकार यमुना की जो सफाई को लेकर बातें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ है। समीर जी मेरे साथ हैं इस वक्त, आपको देख रहे होंगे अपनी तस्वीरों में। समीर भट्ट जी हैं, एक्सपर्ट हैं, लेबोरेटरी से आए हैं। समीर जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं और ये सब चीज़ें हमारे साथ कर पा रहे हैं। आज हम यहाँ पे ये स्टोरी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जनता को और देश के लोगों को ये दिखा सके कि ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है और कितनी सफाई है। कैसे आप करेंगे, एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए हम लोगों को कि क्या कुछ आप करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब हम रिवर वाटर को टेस्टिंग की बात करते हैं, नदी का या किसी भी तरह के पॉन्ड का पानी को जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के कुछ पैमाने होते हैं कि क्या क्या टेस्ट होने चाहिए और क्या टेस्ट की किस तरह की रीडिंग से हम ये शो करते हैं कि भाई ये पानी पीने योग्य है कि नहीं, नहाने योग्य है कि नहीं, पानी के अंदर जो कुछ आपके पानी वाले एनिमल रहते हैं, फिश वगैरह, क्या उनकी लाइफ के लिए पानी ठीक है कि नहीं, किसी तरह की कोई बैक्टीरिया या ऐसा कोई इसमें ग्रोथ तो नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें उसमें जांच की जाती है। पर फिलहाल जैसा क्योंकि अभी हम बिल्कुल ग्राउंड पर है, यहाँ पर हम पानी का सैंपल लेंगे तो कुछ जांचें होती है जो आप वहाँ पर करके देख सकते हो, इमीडिएटली देख सकते हैं ऑन द स्पॉट। बाकी आपको लेवल 2 वाली जो जांचें होती है वो लैब में ले जाकर देखनी होती है। जैसा कि इसके
अंदर किस तरह का केमिकल्स हैं, जैसे कि लेड की मात्रा कैसी है, आर्सेनिक की मात्रा कैसी है, क्योंकि जो लेड आर्सेनिक होता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है, उनको हमें देखना पड़ता है। कुछ जांच ऐसी होती है कि जैसे इसमें हमें ये देखना पड़ता है पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं तो वो पानी भी एक तरह का पानी नहीं रहा, फिर वो नदी नहीं रही। वो ऑक्सीजन लेवल हम इस वजह से मापते हैं कि इसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु है उनके लिए कि ये पूरी तरह से अनुकूल है कि नहीं है। ठीक है, आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। समीर भट्ट जी हैं हमारे साथ, एक्सपर्ट हैं, और ये अपनी पूरी किट जो है वो यहाँ लेके पहुंचे हैं और ये पानी की जांच जो है वो यहाँ पे करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से वो जांच कर रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि पानी की क्वालिटी सबसे बड़ा एक जो प्राथमिकता, एक बड़ा मुद्दा भी होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये इनिशियल स्टेप होता है कि जो है तय करा जाए कि पानी की क्वालिटी कैसी है। समीर जी ने बताया कि किस तरह से लेवल 1, लेवल 2 और बाकी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन ये देखिए, आप तमाम जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे हम आज पानी का जो स्तर है, जो पीएच लेवल है वो चेक करने वाले हैं। और ये चेक करने के साथ साथ हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह की पानी की जो क्वालिटी है वो बनी हुई है और किस तरह की टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। पहले तो हम जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडमली जैसा हम चेक करेंगे, तो रैंडमली चीज़ों में चेक करने के लिए एक तो पानी का कलर देखा जाता है किस तरह का, पर अगर आप कलर ऐसे देख पाए तो ये पूरा काला कलर का नज़र आ रहा है ना, पर फिर भी कलर को एक्चुअल देखने में कई बार क्या होता है, शेडो आती है। जैसे आप वहाँ दूर देखेंगे, एक बार कैमरे को आप उस तरफ घुमाएंगे तो आप वो देख पा रहे हैं वो जो घास है, तो जो घास है उसकी वजह से वो हरा कलर आ रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा एकदम काला रंग नज़र आ रहा है, पर एक्चुअल में कलर क्या है पानी का वो देखने के लिए फिर आपको इस तरह का कोई ट्रांसपेरेंट, जैसे मैं यहाँ से ये सैंपल ले रहा हूँ यमुना का, और ये जैसे अभी हमने सैंपल लिया और उसको फिर आपको ऐसे जब आप बीकर में डालेंगे तब आप ऐसे देख पाएंगे, क्योंकि एक हम कलर टेस्ट करते हैं पानी का। तो ये कलर आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कलर की जो कलर है ये मतलब आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर अब इसमें तो आप ये देखिए बिल्कुल ये पीला कलर दिख रहा है, कलर है, तो मतलब इसमें काफ़ी इस तरह के पार्टिकल है। तो जैसे अभी हमने ये सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब हम एक बार फिर से अपनी किट्स जो हमारी रखी हुई है उससे इसको जांच करके देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, तो जिसमें एक सबसे पहले हमने देखा कि इसका कलर क्या है, और बाकी एक टर्बिडिटी देखते हैं कि जैसे आप इसको देखेंगे तो ये बड़ा गंदा पानी नज़र आ रहा है देखने में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका स्मेल भी एक चेक किया जाता है कि अगर हम इसमें स्मेल देखेंगे तो किस तरह की स्मेल आ रही है, मतलब यहाँ पे खड़े होकर ही आप एहसास कर रहे होंगे, मैं और आप, क्योंकि यहाँ पे बाकी खड़ा होना मुश्किल तो जो जिस तरह की स्मेल आ रही है वो शो करता है कि इसके अंदर कई तरह का एनिमल वेस्ट भी हो सकता है, कई तरह के केमिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने स्मेल लिया तो वो बहुत ही ख़राब स्मेल है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे, जैसे ज़्यादातर हमारे दर्शक सब जानते होंगे कि हम पानी की शुद्धता को, पानी क्या पीने योग्य है कि नहीं, जैसे घरों में भी कई बार हम उसकी TDS की जांच करते हैं कि उसके अंदर सॉलिड्स किस तरह के हैं। जैसे WHO की गाइडलाइन के हिसाब से कुछ उसमें सीमा दी हुई है कि इतना TDS हो तभी आप उस पानी को पी सकते हैं। देखिए, TDS को मापने के लिए इसी तरह से ये सैंपल हमने लिया है और ये TDS मीटर अभी मैंने ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद मैं इसको इसके अंदर डिप करूँगा और उसके बाद मैं इसमें देखूँगा कि इसका TDS क्या आ रहा है। तो देखिए, आप TDS इसमें देख पा रहे हैं 895, ठीक है। तो जो TDS होता है, हम जो पानी पीने के लिए कहते हैं, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 150 के करीब, पर अगर आप ये देख रहे हैं 800 से ज़्यादा अगर इसका TDS है, हाँ, तो ये पानी मतलब बहुत ही खतरनाक है। पीने योग्य तो खैर ये बिल्कुल भी पानी नहीं है, पर ये है कि जैसे ये अगर ये भी दिखाएं इसमें रेंज कि देखिए 50, 100, 200 तक हम कह सकते हैं पीने के लिए, पर उसके बाद आप 300, 4, पर ये तो 800 अप्रोक्सीमेटली 1000 के करीब, 900 के करीब अप्रोक्सीमेटली TDS आ रहा है। कह सकते हैं कि तो जहरीला पानी टाइप हो गया है ना। इसमें इसका TDS का मतलब है कि इसके अंदर अब कई तरह के हाई मेटल्स वगैरह ऐसे हो सकते हैं, कई इम्प्योरिटीज हो सकती है। दूसरा, एक पानी के अंदर जैसा देखा जाता है कि उसका pH कैसा है। तो देखिए, pH क्यों देखा जाता है, pH ये देखने के लिए कि
पानी कितना एसिडिक है या पानी कितना अल्कलाइन है। तो हमारे पास जैसे ये पीएच मीटर है, तो जिस तरह से हमने अभी इसका टीडीएस देखा, अब हम इसका पीएच देखेंगे। इसको हम जैसे इसमें डिप करेंगे तो इसके बाद इसका पीएच एक अप्रोक्सीमेटली जैसे मिनिमम पीएच होना चाहिए, तो 7 को हम कहते हैं जैसे न्यूट्रल है ना। और अगर कम आ रहा है तो मतलब एसिडिक है, और ज़्यादा आ रहा है तो एल्कलाइन की तरफ जा रहा है। तो अभी जैसे पानी को थोड़ा सा हम स्टेबल करेंगे तो फिर उसके बाद एग्जैक्ट इसका पीएच हम माप पाएंगे। पर फिलहाल इसका कम की तरफ आ रहा है, जैसे ये एसिडिक की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। जो पीने के लिए पानी सेफ हम कहते हैं वो आपका अल्कलाइन पानी कहते हैं ना हम, कि पीने के लिए थोड़ा आपका सेफ है, पर ये थोड़ा एसिडिक है। तो एसिडिक हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक होता है। जैसे ये इस तरह की पीएच की हम रेंज दिखा रहे हैं। साफ तौर पे पीएच ये चार्ट बना हुआ है, दर्शकों के लिए आराम से समझने लायक होगा। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा पानी पीने लायक है, किस रेंज में आने के बाद पानी खराब हो जाता है और किस रेंज में आने के बाद पानी जहरीला हो जाता है। आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ और समीर जी भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की टेस्टिंग जो है वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ताकि हमें जान सके कि पानी की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। क्या पानी वाकई साफ हुआ है, जहरीला है, या इसके अलावा जो तमाम तरह की बीमारियां होती है। कहते हैं कि पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो सबसे ज्यादा डिजीज जो है डिजीज होती कारण बनता है, राइट। तो आप अब इसमें क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये भी एक पीएच का और मेथड होता है जिसके जरिए, तो ये एक केमिकल होता है जिसके जरिए हम पानी के पीएच को जान सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसमें कलर जैसे पानी का चेंज होता है तो उससे हमें थोड़ा पता लग जाता है कि इसका पीएच किस तरह का है। तो अभी ये ग्रीन कलर का ऊपर शो अभी हल्का ये ग्रीनिश आ रहा है, हल्का लाइट ग्रीनिश, तो लगभग 6 के करीब इसका पीएच आ रहा है। तो मतलब थोड़ा ये एसिडिक की तरफ ही है अभी, है ना। हम हाँ एसिडिक वाटर, मतलब अगर इसका देखिए ये कलर आप देख रहे हैं, अगर ये नीला होता ना तो नीला होता तो हम कहते हैं ये अल्कलाइन है, पर ये थोड़ा एसिडिक की तरफ आ रहा है, जो कि एसिडिक वाटर हम मतलब पीने के लिए रिकमेंड करते नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए जो रिपोर्ट होती है वो इस तरह से आती है जब लैब में जाती है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों को हम मापते हैं। जैसे ये अगर हम देखेंगे तो ये डिफरेंट जगह से अगर हम कहें तो वहाँ से सैंपल लिए जाते हैं। तो ये जैसे सैंपल है, इसके अंदर पीएच देखा जाता है, TSS उसमें मतलब सॉलिड किस तरह के हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसी है, ऑक्सीजन मतलब वहाँ के इसलिए पानी में होनी चाहिए ताकि उसमें वो मछलियाँ वगैरह सरवाइव कर सके। इसके अलावा भी उसमें अमोनिया या और भी कई तरह के फॉस्फेट। और एक जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है और जो चिंता का विषय वो रहता है उसमें फीकल कॉलीफॉर्म। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। तो देखिए फीकल कॉलीफॉर्म अगर इसमें ज़्यादा बड़ा रहेगा, मतलब जो वेस्ट है वो किसी भी तरह का एनिमल फीकल मटेरियल वो इसके अंदर जा रहा है, तो वो नहाने के लिए भी बिल्कुल सेफ नहीं है। उससे फिर कई तरह की स्किन एलर्जीज वगैरह, और वो पानी आपके शरीर के अंदर कैसे चला जाता है तो फिर कई तरह का हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह, और इसके अलावा कई तरह के लेड या क्रोमियम या आर्सेनिक इस तरह के कुछ मटेरियल होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। दूसरा, कई बार कई जगह अगर आप देखेंगे कि अगर उसके आसपास सब्जियां उगाई हुई है तो वो फूड चेन में भी एंटर कर जाता है, मतलब उसको पानी को सिंचाई के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी तो जैसे देखा भी कई बार इस तरह के पानी को सब्जियों को धोने के लिए और वो इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले मंडियों में भी जब सब्जियों की टेस्ट की उसमें भी इस तरह के केमिकल्स मिले। ओके, तो मेरा एक बहुत लास्ट क्वेश्चन है समीर जी, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, आप ये जो व्यू देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आपके मुताबिक क्या है, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हम आने वाले 3 साल में या फिर बहुत जल्द यमुना को साफ कर देंगे, आपको लगता है कि आने वाले 1 साल, 1.5 साल या 5 साल में भी गवर्नमेंट के लिए आसान होगा इसको पूरा क्लीन करना और ऐसा पानी बनाना जो इंसान पी भी सके या जो इसके अंदर जानवर रह रहे हैं उनका सर्वाइवल बना रहे हैं? आपको लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, अब जैसे इस दिशा के अंदर काम होना शुरू हुआ, और अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो एक पर्टिकुलरली एरिया है, जैसे हम 20 किलोमीटर की बात करें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दूषित है। तो अगर उसके ऊपर हम फोकस्ड वे में अप्रोच करते हैं, जैसे अब STP प्लांट वगैरह है उनको ठीक तरीके से दुरुस्त किया गया है ताकि जो पानी है वो ट्रीट होकर जाए, या इसमें जो पानी आ रहा है वो ट्रीट होकर आए। तो उसके रिजल्ट दिखने में थोड़ा लंबा समय लगता है एक तरीके से, बट जैसे उस दिशा के अंदर काम शुरू हुआ और जैसे अभी कंपैरेटिवली रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स कुछ मैंने भी देखी, जो पहले की थी और अभी की जो रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें कुछ फर्क आना शुरू हुआ है। जी जी जी। लेकिन जो पानी की जिस तरह की क्वालिटी है, आपको लगता है कि सबसे पहला गवर्नमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि पानी की जो क्वालिटी गिर रही है उसको इम्प्रोवाइज किया जाए? सबसे बड़ा टास्क इसके अंदर है कि इसमें और ज़्यादा अडल्ट्रेशन, दूषित मतलब इसको और ना किया जाए। तो इसके लिए जो ड्रेनेज है, उस ड्रेनेज को पहले, क्योंकि अगर वो बराबर रहेगा कि वो ड्रेनेज भी आ रहा है, दूषित भी आ रहा है उसमें, और फिर ऑलरेडी वो पहले से भी दूषित है, तो इसलिए सबसे पहले तो उनको जो केमिकल, कोई फैक्ट्रीज जहाँ से ऐसा आ रहा है या फिर कोई हाउस होल्ड जहाँ से ऐसा डिसइंफेक्ट वगैरह, आपने देखा होगा अभी त्यौहार आते ही फिर वो झाग आने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह के झाग वाले केमिकल होते हैं जो उसमें एंटर करते हैं, तो वो एक बार पहले ज़रूरी है कि वो सोर्स को पहले रोकें। वो सोर्स रुका, वो पानी जो इसमें आ रहा है वो प्रॉपर ट्रीट होकर आए, फिर इसमें पानी वो मिक्स हो, और फिर साथ के साथ इसकी क्लीनिंग भी चलती रहे। मतलब ऐसा नहीं कि क्लीनिंग का काम चल रहा है और उधर से वापस से इस तरह का इसमें पानी दूषित भी आ रहा है। जब सरकार यहाँ पे चेंज हुई, अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, मेरा सवाल इसीलिए क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि जिस तरह का दूषित पदार्थ पीछे से आ रहे हैं उनको सबसे पहले हमें रोकना होगा। गवर्नमेंट ने सबसे पहला इनिशिएटिव यही लिया है कि जो केमिकल से, जो फैक्ट्री से केमिकल आ रहा है या जो चीज़ें आ रही हैं उनको वहीं पे स्टॉप किया जाए ताकि वो यमुना में आके मिले ना, वो चीज़ इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस होता है कि इसको प्रॉपर साफ करना और हर तरह से हर चीज़ों को बैलेंस करना, आपको लगता है कि चैलेंज है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा? इसमें देखिए दोनों तीनों स्तर पर ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें सभी तरह की हम ले लें, डीडीए से लेके एमसीडी से लेकर ले लें, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये सारी जो अथॉरिटीज़ है वो एक साथ काम करे, क्योंकि सभी का रोल है। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत ज़्यादा, मतलब एनजीओ जब तक आकर ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा काम नहीं करेगी, तो जैसा अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये प्लास्टिक और ये सब बह रहा है, और अभी हमने वर्ल्ड पोल्यूशन डे भी बनाया था जिसमें हम प्लास्टिक पोल्यूशन, तो ये रोकना भी ज़रूरी है। मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी ज़्यादा भी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। फैक्ट्रियों का तो चलिए हमने रोका, उधर फाइन लगाया, पर जो व्यक्तिगत तौर पर भी जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी करना साथ के साथ मैं समझता हूँ ज़रूरी है। ठीक है, देखिए साफ तौर पे समीर जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिल्कुल जो हमने पानी है वो हमने चेक किया, आपको दिखाया किस तरह से कि पानी की क्वालिटी, चाहे वो पीएच क्वालिटी हो या उसके अलावा जो केमिकल है किस तरह का मिला हुआ है। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं यमुना की सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यमुना की सफाई या आसपास की सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है, और हर एक नागरिक को इस सफाई में, इस इनिशिएटिव में अपना रोल प्ले करना होगा। जिस तरह की गंदगी की तस्वीरें यहाँ पे दिख रही हैं, तमाम प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, तमाम जो कूड़ा कचरा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये हमारा और आपका ही भेजा हुआ कूड़ा कचरा होता है जिसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पे आई थी ये देखने के लिए कि आखिरकार यमुना की सफाई का जो अभियान शुरू हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा, और खास तौर पर ग्राउंड जीरो पे यमुना की परिस्थितियाँ क्या कुछ बयां करती है। इस रिपोर्ट में हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह की यमुना की सफाई को लेकर मिशन चल रहा है, और क्या ये मिशन वाकई टफ रहेगा या सरकार इसको पूरा कर पाएगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जब किसी भी चीज के तथ्य और सबूत सामने हो तो नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जिस दयनीय स्थिति में यमुना इस वक्त है, आपने न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिवली देखा किस तरीके से वाटर का लेवल अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज पर अलग अलग है। उसके बाद अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि आने वाले 2 या 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी या फिर यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। इस अहम मुद्दे पर न्यूज़ इंडिया की पड़ताल जारी रहेगी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।